हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर बोलने मंथी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा एक नया टॉपिक है जो ब्लड ग्रुप्स है। ब्लड अपन ने स्टार्ट करा था तो ब्लड के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें किस किस टाइप के अलग अलग एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कौन सा उसका कलर होता है, वो कलर रेड किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। और इसमें तीन टाइप की अपने पास क्या होती है, ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये अपन ने कंप्लीट ब्लड के बारे में पढ़ा था। अब इसके बाद आ रहा है अपने पास कि ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, उनको किस तरीके से, किस साइंटिस्ट ने किस तरीके से बताया, किस बेसिस पे बताया, क्या क्या उसके अंदर एंटीजेंस होते हैं, इनको अपन समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखिए ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप को क्या है, अपने सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दिया वो है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या करा, सबसे पहले ब्लड के ग्रुप्स होते हैं उनको समझाया। तो कार्ल लैंडस्टीनर क्लासिफाइड ब्लड इन वेरियस ग्रुप। कार्ल लैंडस्टीनर थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप को अलग अलग भागों में बांटा या समझाया या क्लासिफाई करा। किसके बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन कितने पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, इसके आधार पे इन्होंने ब्लड ग्रुप्स को अलग अलग भागों में बांटा है। ऑन द फेस ऑफ आरबीसी, और ये एंटीजन कहाँ पाए जाने चाहिए, आरबीसी के सरफेस पे। तो मेनली टू टाइप्स ऑफ एंटीजेंस आर फाउंड। मेनली दो टाइप के एंटीजेंस पाए जाते हैं। कितने टाइप के, दो। एक तो होता है एंटीजन ए और दूसरे हैं अपने पास एंटीजन बी। ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी दो टाइप के ब्लड के अंदर अपने पास एंटीजेंस पाए जाते हैं। अब इन्हीं के आधार पर क्या कर रखा है, इनको अलग अलग भागों में बांट रखा है। तो फर्स्ट है अपने पास, देखिए देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स, यानी यहाँ पे अपने पास 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। एक तो ए, दूसरा बी, फिर आते हैं ए बी, और फिर फोर्थ आ रहा है ओ। ए कोमा बी कोमा ए बी कोमा ओ। ठीक है, फिर दिस क्लासिफिकेशन इज नोन एज एबीओ। इस क्लासिफिकेशन को अपन किस नाम से जानते हैं, एबीओ क्लासिफिकेशन के नाम से। A blood groups contain A antigen and B blood groups contain B antigen। जब A blood group होता है उसमें A टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं और B blood group में B टाइप के एंटीजेंस पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज तो हमको ब्लड ग्रुप के नाम से डायरेक्ट पता चल रही है। A blood group होगा तो उसमें A टाइप के एंटीजेंस पाए जाएंगे, और B blood group है तो उसमें B टाइप के एंटीजेंस पाए जाएंगे। फिर बात होती है आगे AB blood group। तो AB ब्लड ग्रुप में A और B दोनों लेटर आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों टाइप के एंटीजेंस पाए जाएंगे। AB ब्लड ग्रुप्स कंटेन बोथ टाइप्स ऑफ एंटीजन A एंड B। इसमें A और B दोनों टाइप के एंटीजेंस अवेलेबल होते हैं। फिर फोर्थ टाइप अपने पास ब्लड ग्रुप बच रहा है O। इसमें एक भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। तो O ब्लड ग्रुप does not contain, या O ब्लड ग्रुप contains neither A और B, यानी कि ना तो ए इसमें ब्लड ग्रुप पाया जाता है ना ही बी पाया जाता है। ठीक है, तो कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स हो गए अपने पास, 4 टाइप के। सबसे पहले ए है, ए के अंदर कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, एंटीजन ए। डी ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, बी एंटीजन। और फिर बाद में आते हैं ए बी। तो ए बी के अंदर एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों टाइप के अपने पास एंटीजन अवेलेबल होंगे। ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें एक भी टाइप का एंटीजन अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आते हैं अपन आगे। तो एक्सेप्ट ए एंड बी एंटीजन्स, ए और बी एंटीजन को अगर बात करें, मतलब इनके अलावा दूसरी चीज देखें तो वन मोर एंटीजन्स नेम्ड, यानी कि एक एंटीजन और रह जाता है जिसका नाम है RH। क्या होता है उसका नाम, RH, जिसको RH फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इज ऑल्सो फाउंड। ए और बी एंटीजन के अलावा तीसरे टाइप का एक और एंटीजन पाया जाता है जिसको RH एंटीजन बोल सकते हैं। It also if the surface of RBC contains RH antigen, अगर सरफेस पे RBC के सरफेस पे RH फैक्टर अवेलेबल है तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव RH या फिर RH पॉजिटिव। देन ब्लड इज कॉल्ड RH पॉजिटिव। ठीक है, अगर सरफेस पे RH फैक्टर अवेलेबल नहीं है, if the surface does not contain RH factor then blood is called RH negative। तो उस समय ब्लड को कैसा बोला जाएगा, RH नेगेटिव। ठीक है ना, दिस क्लासिफिकेशन इज नोन एज RH ग्रुपिंग। इस क्लासिफिकेशन को ही अपन जानते हैं RH ग्रुपिंग के नाम से। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आ रहा है अपने पास RH फैक्टर के बारे में, अगर अलग से कुछ पूछ ले तो अपन उसकी डिटेल में समझते हैं। देखिए RH फैक्टर
तो RH फैक्टर अपने पास अलग से एक टॉपिक हो सकता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। RH फैक्टर इज प्रोटीन विद नियरली 417 एमिनो एसिड। RH फैक्टर क्या होता है? एक टाइप का प्रोटीन होता है जिसमें लगभग 417 एमिनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इन वर्ल्ड नियरली 85% पॉपुलेशन इज RH पॉजिटिव, यानी पूरी दुनिया में लगभग 85% जो लोग हैं वो सब क्या है? RH पॉजिटिव ही माने जाते हैं, RH पॉजिटिव ही हैं। बाकी बचे 15% वो कैसे हो जाएंगे? RH नेगेटिव, ठीक है। मतलब उनके अंदर RH फैक्टर नहीं पाया जाता है। इन ह्यूमन बीइंग 5 टाइप्स ऑफ RH फैक्टर आर फाउंड। ह्यूमन बीइंग्स में 4 टाइप के RH फैक्टर पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट है अपने पास RHD, सेकंड RHE, थर्ड है RHE, फोर्थ है RHC और फिफ्थ है RH स्मॉल c, ठीक है। तो ये 5 टाइप के अपने पास RH फैक्टर पाए जाते हैं जो अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। अब इसमें क्या होता है? RHD फैक्टर क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो RHD फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज मैक्सिमम इम्यूनोजेनिक, यानी कि ये ज्यादा इम्यूनोजेनिक होता है, यानी इम्यूनिटी को जो प्रोवाइड करने का काम होता है, काम वो कौन कर रहा है? RHD फैक्टर, ठीक है। मतलब इम्यूनिटी का जो वर्क होता है उसमें ज्यादा हेल्प करने का काम कौन कर रहा है? RHD फैक्टर। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट आ रहा है अपने पास इसी में, इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन नॉट ओनली ब्लड ग्रुप बट ऑल्सो RH फैक्टर शुड बी मैच्ड, यानी कि अगर अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि केवल आपका जो ब्लड ग्रुप है वही मैच हो, RH फैक्टर मैच होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर RH फैक्टर मैच नहीं होगा तो क्या हो सकता है उसको अपन देखते हैं। देखिए, इफ RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप या ब्लड इज ट्रांसफर्ड इनटू ए पर्सन हैविंग RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप, यानी कि ऐसा पर्सन जिसका ब्लड है RH नेगेटिव, उसमें अपन चढ़ा रहे हैं ब्लड RH पॉजिटिव वाला, तो फिर क्या होता है? इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस नेम्ड बिलीरुबिन, यानी कि इससे क्या होता है? बॉडी के अंदर बिलीरुबिन नाम के सब्सटेंस की मात्रा बहुत ज्यादा जमा हो जाती है। ये क्या होता है? हार्मफुल सब्सटेंस होता है। एक्सेस ऑफ बिलीरुबिन में हार्म लीवर एंड स्प्लीन, इससे क्या होता है? अपने लीवर और स्प्लीन को नुकसान पहुंचता है। एंड सो दैट इट कैन फेल किडनीज टू वर्क, और इससे क्या हो सकता है? किडनी भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करे, ऐसा हो सकता है। किडनी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगी तो आपको पता है किडनी का काम क्या होता है? बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने का। बॉडी से वेस्ट बाहर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया है? बॉडी से वेस्ट बाहर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब अपनी बॉडी के अंदर वेस्ट कंटिन्यू जमा होता जा रहा है। कंटिन्यू वेस्ट जमा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया है कि भाई एक जगह पे कंटिन्यू अगर वही सब्सटेंस जमा होता जाएगा तो वो एक अपने लिए पॉइजनस सब्सटेंस के रूप में काम करेगा। बॉडी के अंदर जहर इकट्ठा हो रहा है तो इसका मतलब अपने पास उस पर्सन की मरने की कंडीशन भी आ सकती है। एंड द अल्टीमेटली पर्सन कैन डाई, पर्सन के साथ क्या होता है? मर भी सकता है। तो ये तो बात थी हमारे RH फैक्टर की, ठीक है। इसके बाद आ गई अपने पास बात ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड को डोनेट करके या दिया जाना, या उस ब्लड को किसी स्टोर करके रखना, फिर उस ब्लड को जिस पर्सन को रिक्वायरमेंट है उस पर्सन तक ब्लड को पहुंचाना और उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज करना। जो प्रोसेस होती है वो होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। It is a method in which blood or blood-based products such as platelets, plasma, etc. are transfused from one person to another person. इसमें क्या होता है? एक पर्सन के ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम से दूसरे पर्सन के ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या करा जाता है? ब्लड या ब्लड के बेस्ड जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि प्लाज्मा हो गया और दूसरी चीजें हो गई जैसे कि प्लेटलेट्स हो गए, इनको ट्रांसफ्यूज किया जाता है, क्योंकि एक पर्सन में अगर ज्यादा है और दूसरे में कम है तो वो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करवा सकता है, ठीक है। ये थी जो नॉर्मल सी बात ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत कब पड़ सकती है? जब मान लो कोई कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई पर्सन क्या है बहुत ज्यादा उसके एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया है, तो उसको ब्लड की जरूरत होगी, तो उसको सेम टाइप का ब्लड पहुंचाया जाएगा, उस टाइम उसको ब्लड की जरूरत हो सकती है। या फिर कोई जैसे मान लो कि सर्जरी वगैरह हो रही है, ऑपरेशन हो रहा हो,
तो उसमें ब्लड की ज़रूरत हो सकती है, या किसी का एक्सीडेंट होने की वजह से उसमें ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है तो उसको ब्लड की इमीडिएटली रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे ब्लड की ज़रूरत होती है। या फिर कोई किसी बीमारी से पीड़ित है मतलब उसको ब्लड की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस होती है जो हमें ध्यान रखनी है कि भाई ब्लड की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टॉपिक कंप्लीट। एक बार यहाँ तक कंप्लीट पढ़ लें, कोई भी इश्यू डाउट आपको रहे तो वापस एक बार जरूर पूछ लें। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है, आने वाली नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।